फर्जी एनजीओ हो या फिर नकली पर्यावरणविद, ये लोग शुरू से ही देश के विकास में रोड़ा अटकाते आए हैं। ऐसे एनजीओ विदेशी चंदों के बल पर भारत में पर्यावरण बचाने की आड़ में हर विकास कार्य में बाधा बनते हैं और भारत में विकास दर को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा ही वर्ष 2018 में देखने को मिला था, जब इन पर्यावरणविदों के दबाव में आकर तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का आदेश दे दिया था। इस प्लांट के बंद होने के बाद कभी कॉपर का एक्सपोर्टर होने वाला भारत 18 वर्षों में पहली बार कॉपर का इंपोर्टर देश बन गया था। लेकिन नुकसान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। अब भारत में बंद हुए इस कॉपर प्लांट का हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है और वर्ष 2018 के बाद से पाकिस्तान के कॉपर एक्सपोर्ट में 400% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 साल पहले तक पाकिस्तान हर साल सिर्फ 106 मिलियन डॉलर्स का कॉपर एक्सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन वर्ष 2019 आते आते यह 550 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया और इसका अधिकतर हिस्सा चीन को ही एक्सपोर्ट होता है। इस एक्सपोर्ट में पाकिस्तान के विवादित रेको डिक प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी भूमिका है। अभी रेको डिक प्रोजेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विवाद चल रहा है। अगर यह विवाद जल्द ही खत्म होता है तो इसका चीनी कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और ये चीनी कंपनियां आने वाले सालों में फिर पाकिस्तान से और भी ज्यादा कॉपर एक्सपोर्ट कर सकेंगी। समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भारत में चीन द्वारा फंड किए जाने वाले एनजीओ ही भारत में विकास विरोधी अभियान चलाते हैं। बता दें कि स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करवाने के लिए वर्ष 2018 में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन करवाए गए थे, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि इन प्रदर्शनों को चीनी कंपनियों और विदेशी एनजीओ द्वारा फंड किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इन प्रदर्शनों में नक्सलियों ने भी प्रदर्शन किया था। कुछ प्रदर्शनकारियों के तार तो कमल हासन और चर्च से जाकर मिल रहे थे। स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद होने से भारत को 2 बड़े नुकसान हुए। एक तो भारत में इसका बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और दूसरा यह है कि अब भारत के दुश्मन को इसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट प्लांट के बंद होने के चलते लगभग 4 लाख टन कॉपर का उत्पादन खत्म हो गया। इससे पहले देश भर में कुल 10 लाख टन कॉपर का उत्पादन होता था। भारत अपने कॉपर का अधिकतर निर्यात चीन और वियतनाम जैसे देशों में करता था। भारत का कॉपर बढ़िया क्वालिटी का होने की वजह से चीनी बाजार में इसकी बहुत मांग थी और इसकी वजह से चीनी कंपनियों को भारतीय कंपनियों से टक्कर मिलती थी। अब भारत का एक्सपोर्ट तो खत्म हो ही गया है, साथ ही कॉपर के लिए अब भारत को दूसरे देशों पर आश्रित होना पड़ रहा है। भारत में यह एनजीओ गिरोह सिर्फ स्टरलाइट कॉपर प्रोजेक्ट को ही नहीं बल्कि और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स की बलि ले चुका है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 3 लाख करोड़ रुपयों का नाना रिफाइनरी प्रोजेक्ट से लेकर महाराष्ट्र में ही आरे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट तक हर जगह इन नकली पर्यावरणविदों की वजह से ही प्रोजेक्ट्स में या तो देरी देखने को मिली है या फिर इन्हें हमेशा के लिए रद्द करना पड़ा है। जब से राज्य में उद्धव सरकार आई है उसके बाद से महाराष्ट्र का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो या हाइपरलूप प्रोजेक्ट सभी खतरे में पड़ गए हैं, जो कि राज्य में विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते थे। इसी प्रकार ये विदेशी संगठन भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में पर्यावरण के नाम पर खदानों और कोयला प्लांट्स के खिलाफ प्रदर्शन कर भारत की विकास की गाड़ी को धीमा करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। एनजीओ और नकली पर्यावरणविदों द्वारा चलाए जा रहे इस भारत विरोधी अभियान के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त रुख अपनाना ही चाहिए। वैसे तो भारत सरकार पहले ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के माध्यम से इन भारत विरोधी संगठनों पर लगाम लगाने की पहल कर चुकी है, लेकिन इस दिशा में सरकार को सावधानी बरतनी रहनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में कोई भी विकास विरोधी एनजीओ दोबारा भारत के विकास में कोई बाधा न पहुंचा पाए।